जिस एज में लोग नौकरियों के लिए हाथ पैर मार रहे होते हैं, उस एज में ये एक यंगेस्ट बिलियनियर एट एज 30 ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था। The guy you see next to me is the most generous billionaire in the world. इसके राइज से इसके डाउनफॉल तक वर्ल्ड हिली की हिली रह गई थी। कौन था ये जिसे गोल्डन बॉय कहा जाता था, जिसके फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसे मैगजीन पर पिक्चर्स आने लगी। इसकी नेटवर्क $26 बिलियन हुई थी। स्टेफ करी, लेनार्डो डिकैप्रियो, ब्लैक रॉक और सॉफ्टबैंक जैसे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट लिया था। 10 बच्चे साथ में क्या ऐसा तूफान लाते हैं क्रिप्टो हिस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी साफ हो गई और लोगों के पेंशन्स तक खत्म हो गए थे। कैसे इस गोल्डन बॉय ने बाइनेंस कंपनी को कॉम्पीट किया था, आज इस बिलियनियर के राइज से इसके डाउनफॉल तक इसकी पूरी स्टोरी जानते हैं और कैसे ये जेन्युइन कंप्यूटर बन गए थे उस टाइम बाइनेंस के। कहते हैं नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो आप भी योगदान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जानते हैं हम द यंगेस्ट बिलियनियर एट द एज 30, द गोल्डन बॉय सैम बैंकफील्ड की कहानी। Hi, my name is Sam, and this is my story. For Sam Bankman-Fried, the young man who became a billionaire and then lost it all. Sam Bankman-Fried has now suffered a mighty fall. I did not know that there is any improper use of customer funds. Sam Bankman-Fried's ex-girlfriend is back on the witness stand, facing cross-examination from the disgraced FTX founder's lawyers. Sam Bankman-Fried, the jury took just hours to convict him on all 7 counts. Here's how the crypto world's golden boy became a billionaire before turning 30, and then lost everything overnight. The scale of impact you can have on the world is just really large. Now, FTX founder Sam Bankman-Fried faces federal charges, including wire fraud, securities fraud, and money laundering. Welcome to the world of crypto. You have already appraised the advantages inherent in cryptocurrency and blockchain, like in any way convenient to you. Cold storage of assets ensures complete safety. Decentralized cryptocurrency trading platform for goods and services. All transactions with fiat currencies are carried through our own crypto bank, which ensures faster speed and anonymity. Encrypto, the payment infrastructure of the future. FTX के फॉल ने बहुत सारी कंपनीज वाइप कर दी थी। लेमैन ब्रदर जैसे कोलैप्स से इसे कंपेयर किया जाता था। लेकिन ये सब क्यों हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई? This is the wild story of the fall of FTX. सैम बैंकफील्ड, जिसके मॉपी हेयर और अनसस्पेक्टेड लुक ने पूरी वर्ल्ड को साबित कर दिया था कि भाई शक्ल पे मत जाया करो किसी की। शक्ल से शरीफ था, लेकिन इसके कांड ने तो तबाहियां मचाई थी। 1992 कैलिफोर्निया में बॉर्न हुआ, पॉलिटिकल और एकेडमिकल कनेक्टेड फैमिली में। इसकी मदर बारबेरा लॉयर थी और को फाउंडर थी मल्टीपल डेमोक्रेटिक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में। इसके फादर जोसेफ लॉयर थे, जिसने आगे जाके इसकी हेल्प की थी फंड रेज करने में इसकी कंपनी के लिए। सैम MIT ग्रेजुएट था। 2014 में न्यूयॉर्क ट्रेडिंग फर्म में काम करने लगा, जेन स्ट्रीट कैपिटल में। वहां से इसकी लाइफ चेंज होने को तैयार थी और ये मनचाहा पैसा भी बना सकता था क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करके। दिमाग का थोड़ा यूज करके इसने वहां लूप होल ढूंढा। अमेरिका से ये बिटकॉइन सस्ते में लेगा और जापान में उसे हाई रेट पर सेल करेगा। ये फॉर्मूला लिया और इसने कभी कभी तो अप टू 25 मिलियन अ डे कमाने लगा। जेन स्ट्रीट में ट्रेडिंग करते करते इससे कुछ फ्रेंड्स बने, जिसमें एक लड़की थी कैरोलिन एलिसन नाम से। ये लड़की और सैम डेट करने लगे। वैसे कैरोलिन का कोई खास विजन नहीं था फ्यूचर में, तो सैम ने उसे अपनी कंपनी एलमेंडा में ज्वाइन करवाया। फॉर्च्यून ने बताया था कि एलमेंडा रन होता था गैंग्स ऑफ किड्स से, जो बहामा में थे। कई स्टाफ और सैम्स के कोएक्स वर्कर्स ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट में जो साथ थे और कुछ MIT से थे, इसमें शामिल थे वो। इनका सर्कल 10 बंदों का था और सारे हाउसमेट्स का ग्रुप था और अनएक्सपीरियंस CEO कार्लिन भी थी, जो बढ़ावा करती थी एम्फेटामाइन ड्रग्स को ऑन हर ट्विटर। टम्बलर पर कैरोलिन ने कहा था कि ओनली एक्सेप्टेबल पॉलीमरस रिलेशनशिप शुड बी बाय द फॉर्म hierarchy. People should know where they fall within the ranking and there should be the vicious power struggles between the higher ranks. ये उसका स्टेटमेंट था, जहां मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। 2019 में सैम ने नया प्रोजेक्ट FTX इंट्रोड्यूस किया था, जो एक क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज था। अब जिसे ये नहीं पता कि एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज बेसिकली होता है जहां तुम स्टोर और ट्रेड करते हो
डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स को फ्री में। यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बड़े स्कैम में पहले समझो फेम, इनका जो फेम था वो क्या करता था, इनका फेम ऑफर करता था डिस्काउंट्स क्लाइंट्स को जो अपने पैसे स्टोर कर सकते हैं टोकन्स कॉल्ड FTT में, जो FTX ने ही बनाया था। ये वही टोकन था जो स्काई रॉकेट होता है आगे जाके, फिर इसी से एक बड़ा स्कैम राइज होता है, हम आगे वीडियो में बताएंगे। पैसा बहुत आ गया था लेकिन इसका विजन और सोच अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 2017 में इसने अपने ट्रेड्स के पैसों से एक कंपनी स्टार्ट की, एलमेडा रिसर्च। कुछ सैम्स के MIT कॉलेज फ्रेंड्स और कुछ फॉर्मर वर्क कलीग्स ने मिलते ये स्टार्ट किया। ये रिसर्च एक की प्लेयर था उस कोलैप्स में। उसका एक कोड था, ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट पॉलिटिकल थिंग्स यू कैन डू विद योर लाइफ टू हैव एज मच एज पॉजिटिव इम्पैक्ट एज यू कैन ऑन द वर्ल्ड। ये भी लाता है इम्पैक्ट, बट ये वो वाला इम्पैक्ट लाता है जिससे लोग खुदकशी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इंसान किसी पोजीशन या हायर स्टेटस पर होता है तो लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं। वैसे ही ट्रस्टवर्दी के लिए इसे बिलियनर बनना था जो बना, और वो भी रिसोर्सफुल बिलियनर। ये चाहता था अपना 95% डोनेट करना टू फंड्स एंड चैरिटी, और कहते हैं ना जो ज़्यादा सिंपल रहता है उसकी इज्जत भी उतनी ही होती है। ये भी यही फॉलो कर रहा है। Regardless, many social media influencers would later buy into Sam's humble brand image, and many promoted his companies. Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. Hi, my name is Sam. FTX और एलमेंडा ये लोकेटेड है बहामास में, दोनों कुछ स्टेप्स दूर है एक दूसरे से। बेसिकली को-वर्किंग कंपाउंड है। सैम ने बताया था कि उसने FTX इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसे देखा था कि ज़्यादातर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो है वो अनएक्सपीरियंस रिटेल इन्वेस्टर्स संभाल रहे हैं, लेकिन जो FTX होगा ऑन द अदर हैंड जो प्रोवाइड करेगा मोर ऑफर्स लाइक फीचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग्स, क्रिप्टो और टोकनाइज्ड स्टॉक्स के लिए, जो ट्रैक करेगा रियल वैल्यू ऑफ रियल कंपनीज लाइक टेस्ला। ये कह के उसने ये स्टेटमेंट दी एंड उसकी ये बातों से बहुत इम्प्रेस होने लगे लोग, और ये आइडिया भी उन्हें अच्छा लगा, और लोग ट्रस्ट भी करते थे सैम पर क्योंकि वो मैनेज कर रहा था सब, और उसने $2 बिलियन रेज किए थे हेज फंड से और इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक ब्लैक रॉक से। सैम एक चिल बंदा था, उसे रिस्की डिसीजंस लेना पसंद थे, जिससे लोग डरते थे वो उसमें अपना पैसा बनाता। सब ठीक था, पैसा अच्छा खासा बन रहा था, क्रिप्टो स्काई रॉकेट था तब। So I would encourage everybody to go out there and look at, let's call it the top 30 or so cryptocurrencies by market cap. आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये जो FTX है ये कितना बड़ा था। I will tell you, जुलाई 2021 में रिपोर्ट किया था कि FTX का एवरेज $10 बिलियन था एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। तब इसकी अक्रॉस 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे। FTX के नाम पर UC बर्क्सली स्टेडियम भी रखा गया, एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप्स, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, सीरीज F1 लीन और इवन NBA स्टेडियम इन मियामी, सब पर इनका नाम था। ये इवन जियोपॉलिटिकली भी पार्टनर बने हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। इन्होंने लगभग $5 मिलियन दिए थे जो बाइडेन को 2020 में एंड अबव $50 मिलियन टू अदर पॉलिटिशियंस। ये अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना रहे थे और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। सैम का एम्पायर बड़ा हो रहा था, लेकिन सैम डोंट नो कि यहाँ ऐसी शार्क्स है उसे गिद्ध की नज़रों से देख रहे थे। वो और कोई नहीं, चिंगपेंग ज़ाओ AKA CZ, जो CEO थे बाइनेंस के, FTX के बिगेस्ट कंपिटिटर। एक सिंगल ट्वीट से सैम का एम्पायर कोलैप्स करने का दम रखते थे। हम वहाँ पर भी जाएंगे। चीज़ें बदलना चालू हुई सेकेंड हाफ से ऑफ 2022। इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ, US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स हाई करना स्टार्ट किया, मींस लोन्स एक्सपेंसिव होने लगे थे, रिस्क एसेट्स गिरने लगे इंक्लूडेड क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो फर्म्स भी ब्लो होने लगे। सैम ने ये सिचुएशन देख के क्रिप्टो को डिस्काउंट में देना स्टार्ट किया, और वो रिस्की भी नहीं था क्योंकि एलमेडा रिसर्च के पास काफ़ी कैपिटल था बिहाइंड द सीन्स। सैम और उसके दोस्तों को एलमेडा में ह्यूज लॉसेस होने लगे फ्रॉम बैड ट्रेडिंग एंड बेलआउट्स की वजह से। Meanwhile, guys, as crypto lenders continue to collapse along with prices, one key figure we've talked about has emerged to help stabilize the ecosystem.
That is Sam Bankman-Fried, founder and CEO of crypto exchange FTX. Bankman-Fried's company provided a loan made up of crypto and cash. It was worth about $500 million. Voyager only drew on about $75 million worth of that total. Legal analysts, though, are telling me it's unlikely Alameda will recoup that equity and credit line. That money may be wiped out in Voyager's restructuring. ये चीजें देखकर सैम ने चुपके से एटलीस्ट $4 बिलियन ऑफ FTX कंज्यूमर फंड्स को ट्रांसफर किया। पब्लिकली वो बता रहा था कि कुछ नहीं हुआ यार, ये बस हमने फंड्स को विद इन FTX कंपनी में मूव किया है, सब चंगा सी। लोगों ने जब वॉलेट ट्रैक किया वहाँ इन्हें सस्पिशियसनेस लगी, तो उनका भी वैसे भी राइट था, तो उनने कह दिया कि सैम झूठ कह रहा है, ये ट्रेड कोई मामूली विद इन कंपनी नहीं है, ये एक लार्जेस्ट ट्रांसफर ऑफ टोकन हुआ है एक्सचेंज पर, जहाँ पर जो रिसिप्ट थी वो FTX की नहीं दूसरे वॉलेट की है, और ये और कोई नहीं एलमेंडा ही था। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि प्लानिंग हो रही थी। ये डार्क वाले जो सैम्स के फिल्म में जो लोग थे ना, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये लोगों को नहीं पता थी। लेकिन ये सस्पिशियस से लोगों को पता चला कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक फॉर्मर FTX एम्प्लॉय ने फोर्ब्स को बताया था कि ये ग्रुप था बच्चों का, ये वो भी नशेड़ी टाइप के बच्चे थे जो ये कंपनी रन कर रहे थे। एलमेंडा रिसर्च जिसे पता नहीं है, एलमेंडा रिसर्च एक क्रिप्टो हेज फंड था जो कैरी करता था मैच्ड बायर्स और सेलर्स को जो इन्वेस्टमेंट करते थे, और उन्हें उसके हिसाब से रिटर्न दिया जाता था। 2019 में प्रमोशनल डॉक्यूमेंट ने कुछ ऐसा रेज किया था कि वो चेक करे ये एलमेंडा में उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें पहले ही बता दिया था कि एलमेंडा में कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि एलमेंडा 15% एनुअलाइज फिक्स रिटर्न्स दे रहा था विदाउट एनी डाउनसाइड, जो कि एक गुड ऑफर था, बट नो डाउनसाइड से थोड़ा शक होने लगा लोगों को। बट बिलियनर है, ट्रस्ट है, इतना शक कर भी नहीं सकते थे लोग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा था कि ये फर्म यूज करती थी कस्टमर्स का डिपॉजिट एज अ लोन्स फॉर ट्रेडिंग। एलमेंडा रिसर्च ने लेटली $10 बिलियन रिसीव किए थे FTX कस्टमर फंड से। जम के गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग करता था कस्टमर्स के पैसों से विदाउट एक्चुअल नॉलेज। $1 billion in customer funds were transferred to Alameda. Now, both the Wall Street Journal and Reuters are reporting that billions of dollars was being used on Alameda. So billions of dollars in FTX customer money is being traded on the Alameda, through their trading house, and so that's especially concerning. I mean, you can't take customer funds without their consent. And what's especially bad about it, Brian, is that it's a clear violation of FTX's own guidelines. What do we know about the use of customer funds from here to over here? Because that is spectacularly illegal. Oh, yeah. That doesn't happen on Wall Street. That is a clear violation of security. Oh, we're not on Wall Street. We're in the Bahamas. We're in the Bahamas. अकॉर्डिंग टू रूटर्स, जो पब्लिकली ओन इंटरनेशनल न्यूज़ और इंफॉर्मेशन कंपनी होती है, सैम ने FTX के एग्जीक्यूटिव्स को भी ये चीज़ नहीं बताई थी कि ट्रांसफ़र क्यों हुआ, क्योंकि उसे डर था कि ये चीज़ ये चीज़ लीक ना हो जाए। लेकिन इसकी बीबी ने कांड कर दिया था। उसने एक्सीडेंटली कॉल पे कह दिया था कि जो FTX उसे यूज़ करता है कस्टमर मनी को, ताकि वो एलमेंडा की लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सके। इस 27-year-old CEO ने एक बड़ा क्राइम बता दिया, जिसकी वजह से कई सालों तक उसे जेल हो सकती थी। यहाँ एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये फंड्स दिए गए थे एलमेंडा को, वो डॉलर्स में नहीं थे, बट $4 बिलियन वर्थ ऑफ FTX के ओन टोकन्स थे जो FTT थे। यही एक सबसे बड़ा इशू और एक स्कैम था उधर पे। मैं आपको समझाता हूँ। जो FTT था वो एक टोकन था जो खुद सैम और सैम के फ्रेंड्स ने बनाया था। प्रॉब्लम देखो क्या है। अब प्रॉब्लम क्यों थी? आपके पास एक ग्रेट आइडिया है और आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है, तो सैम आपको बोलेगा ये है $5 बिलियन आपके लिए इन्वेस्टमेंट, बट ये डॉलर्स नहीं है, ये FTT टोकन्स है। वो इन शॉर्ट अपने टोकन्स की वैल्यू बढ़ा रहा था, आपको पैसा नहीं दे रहा था जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इंस्टेड वो आपको टोकन दे रहा था जिससे उसकी खुद की वैल्यू बढ़ रही थी। ये वो सीन हुआ, ये टोपी पहना रहा था आपको। कॉनली क्लिप्स्टन, CEO ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्वान ने ये बताया था। Majority of net equity in the Alameda business is actually FTX's own centrally controlled and printed out of thin air token.
ऑन नवंबर 2 जो नहीं होना था वो हो गया। सैम का डर एक्चुअली में सामने आ गया जब एलमेंडा की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। एक रिपोर्ट आई थी कि न्यूज़ आउटलेट कॉइनडेस्क ने कहा कि बैलेंस शीट जो थी इनकी वो अनहेल्दी है, जो लीक शो कर रही थी कि $14.6 बिलियन एलमेंडा के एसेट्स थे जो वो FTT कॉइन में थे, जो खुद सैम और उसके दोस्तों ने बनाए थे। ये न्यूज़ थी, बट एज इन्फ्लुएंस की वजह से ये डंप ही रही एज फार एज क्रिप्टो हाई चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्रिप्टो मार्केट श्रिंक हो रहा था, जिससे क्वेश्चंस रेज होना स्टार्ट हुए FTX पर कि रियल फाइनेंस दे दो। चाहते थे कि इनकी रियल फाइनेंस स्टेबिलिटी हमें चाहिए, जो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी CZ को इस गेम में एंट्री करने के लिए। सैम और ED के रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे 6 मंथ्स FTX के लॉन्च के बाद। CZ ने 20% एक्सचेंज खरीदे थे, अबाउट $100 मिलियन। सैम को देन ये स्टॉक वापस बाई करना था $2 बिलियन का। इसका सम बाइनेंस को देना था बाय FTX के अपने टोकन्स FTT में। लेकिन CZ को ये मूव पता था एंड वो इस पर हाश रहा सैम पर, क्योंकि सैम ने बिना बोले लॉबिंग की थी ताकि वो अपना एक ब्रोकरेज लाइक लाइसेंस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बना सके, ताकि वो इन सब कंट्रोल पावर से इंडिपेंडेंट हो, स्पेशली बाइनेंस। यह एक क्रेजी चीज होती है। हेड ऑफ SEC गैरी ग्रिंसलर एंड कैरोलिन के बाप ग्लीन एलिसन, जो दोनों MIT एज प्रोफेसर्स थे। कैरोलिन के डैड फॉर्मर बॉस थे, जिनमें ईमेल एक होती है जहां पर लिखा होता है जिसमें कुछ SEC FTX को नो एक्शन लीव देंगे, ऐसा लिखा था वहां पर। इसका मतलब है कि ये हमें पता है कि तुम रूल्स तोड़ रहे हो, लेकिन हम उसको किसी दूसरे वे में प्रेजेंट करेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ, ये रिपोर्ट सही हुई, तो हम करप्शन कर देंगे इसी मैटर को सॉल्व करने में विद इन US गवर्नमेंट। लेकिन ये ईमेल जो थी वो लीक हो गई। FTX बढ़ता जा रहा था। CZ को लगा ये एक वेल बन रही है, और अब CZ के पास तो $1 बिलियन वर्थ के FTT टोकन्स थे। हो सकता था वो उसे उधर ही ठंडा कर सकता था। हाँ, उसने वही किया। उसने वो कॉइनडेस्क की जो रिपोर्ट थी जो लीक हुई थी उसे लिया और इसे एक परफेक्ट एक्सक्यूज बना दिया। एक सिंपल ट्वीट नवंबर 6 को CZ ने किया कि जो बाइनेंस है वो डंप कर रहा है $2 बिलियन वर्थ ऑफ FTT, जो उन्होंने अर्ली FTX स्टेक से लिया था। लेकिन जो FTT था ना, वो उतना हेवीली ट्रेडेड नहीं था, सो अगर वो डंप करेगा तो एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। CEO Sam Bankman-Fried took to Twitter this morning to clear something up. He said that a competitor is trying to attack the company with rumors. He then says in the same tweet, FTX is fine, assets are fine. Over the weekend, speculation rose about the solvency of FTX. This came after a CoinDesk report revealed Alameda Research's balance sheet is full of FTX's native token FTT. So Binance CEO CZ got in on the action. He said that he would be liquidating the exchange's FTT tokens on its books, and there was a little bit of back and forth with Alameda's CEO. Adam, I'm going to kick this off to you first. I was gone for a week, and what a story to come back to. Maybe you can talk us through what is going on. उस ट्वीट ने क्रिप्टो वर्ल्ड को बदल दिया। लोग FTX से पैसा निकालने लगे, सभी डर गए थे। लेकिन सैम का जो फिल्म था, उन्हें ये कोड दिखाया और उन्हें एक चीज़ दिखाई कि जो विड्रॉ था वो इतना बड़ा था कि यूजर्स विड्रॉ कर रहे $6 बिलियन क्रिप्टो टोकन्स बस 72 आवर्स में ही निकाल दिया। सैम कॉन्फिडेंट रहे और उन्हें कोट किया, वी आर करेजिंग अलॉन्ग, ऑब्वियसली बाइनेंस इज ट्राइंग टू गो आफ्टर, सो बी इट। मतलब जो सैम थे वो भी कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने बोला जो कर रहे हैं करने दो, हम इनके साथ ही है। FTT टोकन्स कोलैप्स हुए 80% सिर्फ 2 दिन में ही, जिससे FTX जो रिजर्व थे वो गिरने लगे। FTX के पास इवन फंड्स भी नहीं थे जो डिमांड फुलफिल कर सके। वो $9 बिलियन के लिए लाइबिलिटी ले चुके थे और जस्ट 900 मिलियन लिक्विड एसेट्स में ही थे, जो 10% कवर हुआ था। ऑफ रोकने के लिए कैरोलिन ने एलमेंडा में थी, उसने ऑफर किया बाइनेंस को कि एक डील करते, एलमेंडा पर शेयर करेगी ऑल द FTT जो बाइनेंस ने डंप कर रखे थे ओपन मार्केट में। बट CZ बाइनेंस के जो CEO थे उन्होंने बताया कि हम ये बैक स्टैबर्स को सपोर्ट नहीं करते जो हमारे पीछे पीछे गेम करते।
ये एक और बड़ा ट्रॉमा था सैम के लिए। सैम CZ से भीख मांगने लगे कि एग्रीमेंट जो बाइनेंस का था वो FTX बाई करे। सब चंगा है से सैम सब नंगा हो गया तक पहुंच गया था। उसने कंप्लीट 180 और सेल किया अपनी कंपनी इन जस्ट अ सिंगल डे। CZ पर सारी गेम थी, वो अपनी PR मोड में थे और उनने ये कहा कि FTX ट्रबल में था, हमें उसे खरीदना पड़ा ताकि हम उसे सेव कर सके। वो हो सकता था तो उसी दिन उसे फिनिश कर सकते थे, ये स्टेट करके ख़त्म कर सकते थे, बट एज अ साइड बाइनेंस कोई उसे क्रिएशन नहीं चाहिए थी। US डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, फाइनेंस एलिगेशंस लगाई थी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल वायलेशंस। रिपोर्ट्स के हिसाब से बाइनेंस ने हेल्प किया था ईरानियन फिल्म ट्रेड्स को 8 बिलियन तक सिंस 2018 डिस्पाइट US सैंक्शंस। बस 2 दिन के बाद ही बाइनेंस ने अनाउंसमेंट की कि वो डील नहीं करना चाहते और वो हेल्प नहीं करेंगे FTX की। क्या रीज़न थी इस यू टर्न का? बेसिकली जब बाइनेंस FTX के बुक्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनने देखा कि इनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में बहुत बड़ी गैप है, ये कंपनी डिज़ास्टर हो सकती है। 8 बिलियन का शॉर्टफॉल था जिसमें FTX के एम्प्लॉयज़ भी शॉक हो गए थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि ये कंपनी क्या कर रही थी, ये इतने लायबिलिटीज़ में इन्हें ये खुद नहीं पता था। जब US डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की तो उस पर दे फाउंड कि $10 बिलियन जो कस्टमर्स के FTX फंड्स थे वो लोन पर दिए गए थे एलिमेंटा को। कोई लिक्विडिटी ना होके सैम ने क्या किया, सैम ने प्लान B यूज़ किया, FTX के जो विड्रॉस थे उससे रोक दिया और 11 नवंबर को सैम ने रिज़ाइन किया और ट्वीट किया कि FTX और एलिमेंटा बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट को और शेक कर दिया। सैम ने माफी मांगी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, बट लोग बहुत गुस्से थे। FTX जो कभी 312 बिलियन की वैल्यू रखता था, इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्टबैंक एंड ब्लैक रॉक थे। एक न्यूज और आई थी, ओवर $1 बिलियन वर्थ ऑफ कस्टमर्स क्रिप्टो करेंसी लोड गायब हुए थे FTX ट्रेडर्स से। That $1 to $2 billion of that customer money that was transferred to that trading house Alameda is just missing. They just don't know where it is. So that's a huge concern. इससे बुरी तो ये थी कि जो पैसा था FTX के अकाउंट में, वो अकाउंट हैक हुआ था और पैसा सारा गायब हुआ था। कस्टमर्स पागल हो गए। ये ऑनलाइन ब्लॉकचेन डिटेक्टिव्स अब कड़ी नजर रखते हुए, क्योंकि हैकर इथेरियम के एक लार्जेस्ट होल्डर्स बन गया था। बहुत सारी कंपनीज इफेक्ट हुई इससे। ओकियो कैपिटल, वन ऑफ द बिगेस्ट FTX ब्रोकर्स, ने कहा कि जो स्टेक था वो वर्थलेस है, अब कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। एक ट्रेडर की पेंशन फंड लगभग $100 मिलियन डाली थी FTX में। वो बेचारे लोग जिसको कुछ नहीं था क्रिप्टो के साथ, रिटायरमेंट भी नहीं सोच पाएंगे। व्हाइट हाउस ने भी इस पर कमेंट किया और तगड़ी रेगुलेशन लगाई सैम पर, कितने वर्थ की उसकी वेल्थ है, बट वो नेगेटिव नेटवर्थ थी क्योंकि बेरिश मार्केट था और उसने कहाँ से इक्विटी अपनी सारी कंपनीज में और इन्वेस्टमेंट्स थी, उसने इनसे कर्जे लिए थे, देन इक्विटी अपनी सारी कंपनीज में और इन्वेस्टमेंट्स थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को घुसना पड़ा। उस सैम को अंडर पुलिस सर्विलेंस भी रखा गया था। नवंबर 16 को सैम ने ट्वीट किया कि वो मीट करेंगे रेगुलेटर से ताकि वो अपनी सारे कस्टमर्स को रिपे करेंगे। खुद कर्जे में अपने को बचाने के बजाय दूसरे का सोच रहा है। लोगों ने कहा भाई इसको जेल में डाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उसे US लाया गया। शायद मत डोनेशन खिलाया होगा पॉलिटिशियंस को। इन शॉर्ट यहाँ यही चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ कर सके जिसे सैम को कन्वे कर सके और विदाउट जेल वो रह पाए। जब रेटर्स ने मिसिंग फंड के बारे में ये बात की तो उसके मुंह पे क्वेश्चन मार्क लग गया। पॉलिटिशियंस और पैसे की वजह से यहाँ पर भी ये बच गया। यहाँ पर हमें 2 चीज़ सीखने को मिलती है। पहली, हमें इन्वेस्ट वहाँ करना चाहिए जहाँ पर हम लॉस उठा सकते हैं, जहाँ हम लॉस उठाने का जिगरा रख सकते हैं, और बुल मार्केट में तो बच्चे भी पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा, पैसा और पावर ये चीज़ हर चीज़ से आगे है। तो मेरा एक चीज़ है कि मतलब मेरा एक खुद का भी कोट है, जब भी आप कोई चीज़ सोसाइटी में लाओ ना, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरा एक कोट है, बिलीव इन म्यूचुअलिज्म एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। म्यूचुअलिज्म मीन्स कि जो ले रहा है उसका फ़ायदा भी हो, जो दे रहा है उसका फ़ायदा भी हो।
तो ये चीज़ होनी चाहिए, दोनों पार्टीज का फ़ायदा होना चाहिए। इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, शायद कहते हैं ना वो पॉलिटिकल लॉबिंग और करप्शन हुआ था, शायद उसकी वजह से ये भी बच गया। तो आज हमने बात की थी द यंगेस्ट बिलियनियर एट एज 30 सैम बैंकफील्ड की कहानी। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप मुझे बताइए कमेंट्स में। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और म्यूचुअलिज्म पे काम कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।